मित्रों नमस्कार। बात खेती की है और हमारे देश में जो 14 करोड़ लगभग किसान 14 करोड़ हैं। 85% किसान लघु और सीमांत श्रेणी में आते हैं और 15% किसान थोड़ा बड़े हैं। उनके पास अपने बिजनेस हैं, बच्चों की नौकरियां लग गई हैं। उन्होंने तो अपनी धरती माता को, क्योंकि मैंने बोला कि जो बड़े किसान हैं उनके पास लैंड ज़्यादा है। ये मानिए कि 15% जो मध्यम और बड़े किसान हैं, देश की 40% ज़मीन उनके पास है। और 40% ज़मीन, जिसको मैं माँ कहता हूँ, ज़मीन की जब भी बात आती तो मैं उसको एक ही शब्द संबोधित करता हूँ, माँ, धरती माँ। तो ये जो 40% संख्या में तो 15% है, लेकिन जो लैंड कवर किए हैं वो 40% के लगभग है। कुछ अपवादों को छोड़ दो, ये सारी धरती माँ की कोख को किराए पर उठा रखा है। मतलब जिसको मैं माँ कहता हूँ, इसकी कोख को भी हम लोगों ने किराए पर उठा दिया है। और जिसने किराए पर लिया है उसके साथ इतनी अमानवीय व्यवहार कर रहा है, क्योंकि उसको 18,000 रुपया बीघा या 28,000 रुपया एकड़ में 3 साल के लिए लीज पर लिया है। वो व्यक्ति इस माँ की कोख को लूट लेने की फिराक में है। निरमा डालना पड़े, डिटर्जेंट डालना पड़े, नमक डालना पड़े, कैसे इसको मैं लूट लूं। ये सनातन संस्कृति का देश, जहाँ से सभ्यता का विकास हुआ, पुरोहित राष्ट्र के लोग ऐसा सोचेंगे, कभी कल्पना नहीं की जा सकती थी। एक तो बात मेरी है। दूसरी बात, जो 85% फार्मर्स हैं, 200-300 प्रकार की क्रॉप हैं, 3 सीजन हैं। प्रत्येक फसल में उनकी अनेक समस्याएं हैं और हर फसल की हर समस्या का अलग अलग उपचार है। जैसे हम लोग बीमार होते हैं ना, कभी तो किसी फिजिशियन के यहाँ जाते हैं तो 500 रुपया फीस दे करके फिर वो हमको बताता है कि अमुक अमुक दवा आपको लेनी है। फिर उसका पर्चा लेके मैं जाता हूँ ना मेडिकल स्टोर पर, तो मेडिकल स्टोर को कभी आप आँख से ठीक से देखना, 1,00,000 2,00,000 प्रकार की दवाएं, मेडिसिन उसके स्टोर में भरी हुई हैं। ये सारी दवाएं मनुष्य को अल्टीमेटली मार देने की फिराक में है, लूट लेने की फिराक में है या मार डालने की फिराक में, लेकिन फिर भी मैं खाता हूँ। चलिए, ठीक उसी प्रकार जब हम एग्रीकल्चर सेक्टर में क्रॉप की बात करते हैं, क्रॉप में समस्या आई, साहब मेरी फसल बढ़ नहीं रही है, तो बोले जाइम डालिए। मेरी फसल में कीड़ा लगा है, इंसेक्टिसाइड डालिए। मेरी फसल में साहब बीमारी लगी है, फफूंदनाशक डालिए। ऐसे ऐसे आपको उपाय लगते हैं। और जब आप एग्रीकल्चर के मेडिकल स्टोर पर जाते हो तो क्या पाते हो? सेम टू सेम कहानी वहाँ भी वही है। हजारों प्रकार के मॉलिक्यूल भरे पड़े। ये सारी चीज़ें जो किसान को समाधान के रूप में परोसी जा रही हैं, ये सारी चीज़ें किसान की समस्याओं को स्थायी स्वरूप प्रदान करती चली जा रही हैं। कॉम्प्लिकेशन इतने ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं कि कृषि वैज्ञानिक भी हार करके, थक करके बैठ जा रहे हैं। तो आज मैं मित्र बात करूंगा खेती की समस्याएं प्रमुख कौन सी हैं। तो मैंने यहाँ लिखी हैं प्रमुख समस्याएं। हमने बोला कि अनेकों समस्याएं। जैसे मुझको लोग फ़ोन करते हैं कि सचान साहब, जीवामृत को केले में कैसे डालें। जीवामृत के बारे में मैंने बहुत सारा कुछ बोला, लेकिन अब पर्टिकुलर व्यक्ति पूछ रहा, उसके दिमाग में कन्फ्यूजन है कि भिंडी के लिए क्या करें। कल एक किसान बोल रहा है स्ट्रॉबेरी में क्या प्रयोग कर सकते हैं क्या। तो भाई सुनिए,
एकै साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। समस्या इस यूनिवर्स में कहीं नहीं है, प्रकृति की व्यवस्था में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, भगवान की व्यवस्था में कोई बीमारी नहीं है। प्रॉब्लम या बीमारी सिर्फ इस मनुष्य की खोपड़ी में है, मनुष्य के दिमाग में है। और चंद लोगों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए समग्र एग्रीकल्चर को सत्यानाश कर दिया है। देखिए मैं बता रहा हूँ, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाई। देखिए यहाँ मैंने 4 समस्याएं लिखी हैं। किसान कहता है साहब मेरा गन्ना ग्रोथ नहीं ले रहा है, मेरी धान की फसल बढ़ नहीं रही। और जो आधुनिक कृषि विज्ञान है उसके पास कौन सा समाधान है? मिट्टी की जांच कराइए और संतुलित उर्वरकों का प्रयोग करिए। अभी ये लोग संतुलित उर्वरक भी नहीं जानते। एग्रीकल्चर के लोग कहते हैं क्रॉप के लिए 16 पोषक तत्वों की ज़रूरत है, 3 एनवायरनमेंट से मिल जाते हैं, ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन, बट 13 तो बचे ना यार भाई मेरे। 13 में से NPK की बात करना, उसमें भी बैलेंस की बात करना। तो मिट्टी की जांच कराइए, संतुलित उर्वरकों का प्रयोग करिए। यानी कि एक प्रायोजित धंधा है कि इम्बैलेंस क्रिएट कर दिए सॉइल में। जो 16-17 पोषक तत्वों के बीच में जो एक नॉर्मली जो बैलेंस होना चाहिए था, हम उसको NPK डाल करके इम्बैलेंस करते हैं। स्थायी समाधान क्या है? मिट्टी में ह्यूमस बढ़ा दीजिए, सॉइल में ह्यूमस की मात्रा बढ़ा दीजिए, अन्यथा सॉइल में जितनी उर्वरा शक्ति है उसकी फर्टिलिटी के अकॉर्डिंग क्रॉप का सिलेक्शन कर लीजिए। अभी हम क्या करते हैं कि सॉइल में ह्यूमस की मात्रा या जीवांश कार्बन की मात्रा तो 0.2 या 0.3 है, और मुझे उसमें गन्ना बोना है। फिर कहते हैं क्रॉप ग्रो नहीं कर रही है, तो फिर आपको यही समाधान मिलेगा क्या? मिट्टी की जांच कराइए और नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास का प्रयोग करिए। दूसरी समस्या किसान कहता है साहब मेरी फसल में बीमारियां बहुत लगती हैं, बहुत बीमारियां लगती हैं साहब। और आप लोगों ने भी देखा होगा कि किसान हर 8वें 10वें दिन वो पीठ में मशीन लेके 14 लीटर की, उसमें कुछ मॉलिक्यूल डाल करके और स्प्रे किया करता है। कभी भी आज तक किसी फसल की कोई बीमारी नहीं खत्म हुई, लेकिन लाखों करोड़ रुपए के मूल्य के पेस्टिसाइड बिक रहे हैं, आदमी भी खा के मर रहा है और बायोडाइवर्सिटी भी बर्बाद हो रही है। स्थायी समाधान क्या है? बीमारी लगती है ह्यूमस बढ़ा दें। क्योंकि ह्यूमस जब शब्द आता है तो ह्यूमस का मतलब होता है उसमें बेनिफिशियल माइक्रोब्स हैं जो सॉइल के नेगेटिव पैथोजन को भी कंट्रोल कर देते हैं, यानी सॉइल बोर्न डिजीज आने ही नहीं देते हैं। बायोडाइवर्सिटी सुधार दीजिए, जो एरोबिक वायुजनित बीमारियां हैं, अगर बायोडाइवर्सिटी मेरी ठीक है तो हवा में भी नेगेटिव और पॉजिटिव जो माइक्रोब्स थे एरोबिक फार्म में, वहाँ भी मेरा ठीक हो जाता है। तो ये ह्यूमस बढ़ा दें और बायोडाइवर्सिटी सुधार दें, ऐसा कोई भी व्यक्ति आपको बताएगा नहीं। कारण सबकी दुकानें चलनी चाहिए, सारे प्रोफेशनलिस्ट हो गए, ना किसी को किसान से मोहब्बत है ना किसी को ज़मीन से मोहब्बत है। किसान की तीसरी समस्या सबसे साफ, इंसेक्ट बहुत अटैक करता है। कीटों की तो साफ विकराल समस्या है। तो क्या करना है? अस्थायी समाधान के लिए वैज्ञानिक जो नीतियां कहती हैं, जो आधुनिक साइंस कहता है कि उसमें क्या दिक्कत है, अमुक नाप का कीटनाशी डाल दीजिए। हाँ, 2 लीटर ले लीजिए, 600 लीटर पानी में मिला करके स्प्रे कर दीजिए। किसी कीट को मार पाए क्या? नहीं मार पाए ना। तो फिर ये हजारों करोड़ रुपए का इंसेक्टिसाइड खेतों में, ज़मीनों में और बायोडाइवर्सिटी के लिए जहर के रूप में क्यों परोसा जा रहा है? स्थायी समाधान क्या है? बायोडाइवर्सिटी को सुधार दें, ह्यूमस बढ़ा दें, सिंपल सी कहानी है। चौथी समस्या किसान की आती है कि चलिए उसने रासायनिक उर्वरक डाले, पेस्टिसाइड डाले, फफूंदनाशक डाले, कीटनाशक डाले, क्रॉप आ गई उसकी, फसल मैच्योर हो गई, मंडी में ले जाता है। अब उसकी चौथी लास्ट प्रॉब्लम,
कि साहब मूल्य उचित नहीं मिलता है। अब मूल्य उचित ना मिलने से लोग कहते हैं, जो ये नीतियां हैं कहती हैं कि भाई उचित मूल्य के, आप देखिए उचित मूल्य तो की बात तो मत करिए और वो मेरे बस में नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप प्रोडक्शन अपना बढ़ा देते, 10 कुंटल हुआ अगर 15 कुंटल होता ना तो आपकी आमदनी बढ़ जाती। भाई ये आप समझिए ना अर्थशास्त्र, अगर अर्थशास्त्र की ABCD भी पढ़े होगे तो आपको पता चलता है कि ये बाजार में किसी भी वस्तु का मूल्य मांग और पूर्ति के सिद्धांत पर निर्धारित होता है। अभी उपज का मूल्य तो उसको सही मिल नहीं रहा और कहा जा रहा है उत्पादन और बढ़ा दीजिए। तो जब किसान उत्पादन बढ़ाता है तो क्या करता है, अगेन फिर यहीं आता है, मिट्टी की जांच करा के संतुलित उर्वरक प्रयोग करना है, फफूंदनाशक कौन सा प्रयोग करना है, कीटनाशक कौन सा प्रयोग करना है, और जमीन से पानी कितना ज़्यादा निकालना है। यानी कि थोड़ी सी आमदनी के लिए थोड़े से अपने निजी स्वार्थ, अब देखिए निजी स्वार्थ यहाँ सबके चल रहे हैं, किसान के भी अपने निजी स्वार्थ हैं और किसानों के साथ काम करने वाले जितने भी व्यवसायी उनके भी अपने निजी स्वार्थ हैं। और ये निजी स्वार्थ के चक्कर में ये जो मेरी माँ है ना, धरती माँ जिसको मैं माँ बोलता हूँ, इसके प्राण सब लोग लिए ले रहे हैं। अब आप कल्पना करिए कि वो सनातन संस्कृति का देश जिसको कभी पुरोहित राष्ट्र कहा जाता था, वहाँ के लोग रहने वाले अगर इतने ज़्यादा मेंटली हैंडीकैप्ड हो चुके होंगे कि समस्या का समाधान कहीं है और खोज कहीं रहे हैं, कितनी सरल बात है। और मैं इसके लिए कई बार आपको बोल चुका हूँ, ये माँ आपकी मोहताज नहीं है। फिर बता दूँ, ये माँ सजना संवरना जानती है, आप इसमें केवल बाधा मत पहुँचाइए। आज अप्रैल स्टार्ट होने वाला है और ठीक 2-3 महीने के बाद बारिश का सीजन आने वाला है। आप देख लेना, माँ अपना श्रृंगार स्टार्ट कर देगी, लेकिन मैं उसको श्रृंगार नहीं करने दूंगा। माँ जैसे ही सजने संवरने के लिए तैयार होती है, मैं फिर मशीनरी लेके भारी भरकम 3 टन का ट्रैक्टर, उसके पीछे 1 टन का रोटावेटर लगा करके फिर माँ को रौंदना शुरू करता हूँ। कितने धन्य थे वो लोग जिन्होंने इस मातृभूमि के लिए अपने शीश कटाए, मातृभूमि की सुरक्षा के लिए अपने बच्चों को दीवारों पर चिनवा दिया। और हम कितने धन्य हैं आज की पीढ़ी के लोग, जो चंद पैसों के लालच में इस प्रकृति के वैभव को, माँ के वैभव को लूटने में लगे हैं। प्राकृतिक खेती का युग है, प्रकृति की बात होती है, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन 4 रहे न रहे, किसी की पंक्तियां हैं। क्योंकि मैं बोलता हूँ कि मैं इस धरती का अंतिम व्यक्ति नहीं हूँ, मैं मरूंगा और मेरे बच्चे यहाँ जीवन जीना शुरू करेंगे, तो अपने लिए ना सही, बच्चों के लिए सोचिए। सोचना क्या आपको कुछ नहीं सोचना, मैं बता देता हूँ। प्राकृतिक खेती में देखिए, मैंने बताया ना, ये समस्याएं, ये अस्थायी समाधान थे और स्थायी समाधान मैंने लिख दिया। स्थायी समाधान कुछ भी नहीं है, 2 ही चीज़ें लिखी हैं, हाउ टू इम्प्रूव बायोडाइवर्सिटी एंड हाउ टू इंक्रीज ह्यूमस ऑफ सॉइल। सॉइल में ह्यूमस की मात्रा कैसे बढ़ाएं और अपने देश की बायोडाइवर्सिटी को कैसे सुधारें। क्योंकि ये जो विषय है ना, ये विषय फिर बताऊं, ये विषय परमात्मा का विषय है, ये विषय दर्शन का विषय है, ये विषय आध्यात्म का विषय है। और आपने सुना होगा, 3 देव रक्षा करें, ब्रह्मा विष्णु महेश। धरती को मैं क्या कहता हूं, ये जो धरती है ये शिव है, और धरती में जो समुद्री क्षेत्र है,
आपको पता है ना 66% धरती में समुद्र है। तो जो समुद्र है वो विष्णु है, और जो वायुमंडलीय क्षेत्र है जहाँ तक ऑक्सीजन है, धरती के 40,000 फीट की हाइट तक जो वायुमंडलीय क्षेत्र है वो ब्रह्मा है। कितनी सरल सी कहानी है। और शिव को कहा गया अर्धनारीश्वर। देखिए धरती के ऊपर बायोडाइवर्सिटी जो शब्द है ना, वही तो पार्वती है। समुद्र से पानी इवेपोरेट होकर के कहाँ इकट्ठा होता है? वायुमंडलीय क्षेत्र पर घने घने बादल हैं, विकराल बादल हैं। साल भर पानी समुद्र से इवेपोरेट होगा और बादलों में इकट्ठा होगा। और आपको मालूम है कि मई जून के महीने में धरती बिल्कुल सूखने लगती है। फिर इन तीनों देवताओं का एक कोरिलेशन है, शिव का, विष्णु का, ब्रह्मा का। आकाश और सूर्य देवता तो सदैव सहयोगी हैं, लेकिन इनका सिस्टम समझिए। शिव जी ब्रह्मा जी से अनुरोध करते हैं कि ब्रह्मा जी, पार्वती की चिंता नहीं है क्या? माने प्रकृति की चिंता नहीं है क्या? तो ब्रह्मा जी कहते हैं हुजूर, मुझे याद है मैं आने वाला हूँ, और जून के आखिरी में, जुलाई के फर्स्ट वीक में बारिश होती है, ताकि प्रकृति ठीक हो जाए। तभी मैं बोलता हूँ कि बारिश के सीजन में ये धरती अपना श्रृंगार करती है। अगर मुझे थोड़ी सी भी अकल होगी ना, तो आप देख लेना इसी बारिश में। और फिर मैं एक वीडियो बहुत खूबसूरत बनाऊंगा। जंगल में नाना प्रकार की वनस्पतियां होंगी और खूबसूरत वनस्पतियां होंगी, कोई बीमारी नहीं होगी। और जिस चीज़ को प्रकृति ने पैदा किया है उसमें कोई इंसेक्ट भी नहीं होगा। और बगल में किसान जो तिल बोया होगा, सोयाबीन बोया होगा, उसमें बीमारी भी होगी और इंसेक्ट भी होगी। और बगल के नाली में, खेत में, जंगल में, सड़क के किनारे जो नेचुरली वनस्पतियाँ होंगी उनमें कोई बीमारी और कोई इंसेक्ट नहीं होगा। इसको भगवान की माया नहीं कहेंगे, ये कोई छोटी चीज़ है। आप सब लोग प्रकृति को अपनी आँखों से देखने की कोशिश करेंगे तो आपको ज्ञान प्राप्त होगा। यस, इस साल आप जरूर देखना ये घटना। आपके खेत की मेड़ के बगल में जो एक सकरोड जा रहा है, जो नहर जा रही है, जो सड़क है, बारिश के सीजन में देखना वहाँ 20, 25, 30 प्रकार की वनस्पतियाँ ग्रो हुई होंगी, जिनको नेचर ने उगाया है। बगल में आपने सोयाबीन, उर्द, मूंग बोया है। आपकी फसलों में इंसेक्ट भी होंगे, आपकी फसलों में बीमारियां भी होंगी, लेकिन एक प्रश्न का उत्तर केवल खोजना कि वो कौन सा चमत्कार है, वो परमात्मा की कौन सी ऐसी माया है कि सड़क के किनारे खड़ी हुई किसी भी वनस्पति में किसी भी प्रकार की बीमारी के लक्षण नहीं दिखाई देते और ना ही उस फसल को कोई इंसेक्ट खाता है। तो मित्र, हमें उम्मीद है प्राकृतिक कृषि में, मैंने कई बार बोला है, प्राकृतिक कृषि को जानने के लिए, सीखने के लिए कभी आपको 2, 3, 4 दिन जंगल में जाना होगा। और बेहतर होगा अगर आप जुलाई, अगस्त, सितंबर का महीना सेलेक्ट करेंगे तो आप पाएंगे कि अद्भुत, आपने जितने भी साल पढ़ाई पढ़ी है ना, जितनी भी प्रॉब्लम से आप रूबरू हुए हो, एक झटके में अगर समाधान चाहिए, वो समाधान सब प्रकृति के पास है, जंगल के पास है। प्रयोगशालाओं में, एसी रूम में बैठ करके खेती की किसी भी समस्या का समाधान नहीं मिलता है। नमस्कार।